Hello everyone, my name is Devnarayan and I welcome you to my YouTube channel Hike English. So दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस, राइट। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि वीडियोस बनाऊं, फाइनली ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने जा रही है। तो हम टेंसेस के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे और ये जो टेंस का पार्ट होगा ये काफ़ी यूज़फुल होगा सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, यूपी बोर्ड और आईसीएसई के बच्चों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। पार्ट 1 में हम टेंस के बेसिक रूल पर चर्चा करेंगे और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं यूजेज ऑफ टेंसेस के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। तो अभी हम बेसिक रूल्स पढ़ते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो चाहे सीबीएसई के हों या यूपी बोर्ड के हों, उनको ट्रांसलेशन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है जिससे उनका जो राइटिंग पोर्शन होता है वो बेहतर नहीं हो पाता। तो एक बेहतर राइटिंग पोर्शन के लिए हमें टेंसेस और अदर ट्रांसलेशन पार्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो बहुत ही बेसिक चीज है और हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो देयर आर 3 main tenses, right? There are 3 main tenses. First one is present, second one is past, and third one is future. अब हम इनकी आइडेंटिफिकेशन के भी बारे में बात करते हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है हा, पास्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है था और फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन होती है गा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है और उस हिंदी वाक्य के अंत में हा आ रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा, और अगर किसी वाक्य के अंत में था आ रहा है तो वो पास्ट टेंस का होगा या प्लस वॉवेल्स भी यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी वाक्य के अंत में गा आ रहा है तो वो किस टेंस का होगा? फ्यूचर टेंस का होगा, राइट। अब जितने भी टेंस हैं उनके 4 पार्ट होते हैं। सो यहां पर हम लिखते हैं ईच टेंस हैज 4 parts, right? Each tense has 4 parts. First one is indefinite. Second one is continuous. Third one is perfect. And last one is perfect continuous, right? अब यहां पर हमने देख लिया कि अभी ये 3 मेन टेंसेस हैं, इनके 4 पार्ट होंगे। इंडेफिनिट पहला होगा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होगा, तीसरा परफेक्ट होगा और लास्ट वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इनकी भी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी ता, ती और ते। ता, ती और ते ये इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन होगी। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? रहा, रही और रही, ये होगी कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन। परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? चुका, चुकी, चुके प्लस वॉवेल्स। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? रहा, रही, रहे प्लस समय। ये चीज एक बार हम इसका रिव्यू देख लेते हैं।
तीन मेन टेंस है हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन है हा, पास्ट की है था और फ्यूचर की है गा। हर टेंस के चार पार्ट होंगे। पहला इंडेफिनिट है जिसकी आइडेंटिफिकेशन होगी ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस है जिसकी आइडेंटिफिकेशन होगी रहा, रही, रहे। और परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी चुका, चुकी, चुके प्लस वोवेल्स। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी रहा, रही, रहे प्लस समय। ये सबके साथ अप्लाई हो गया ऐसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के साथ होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से टोटल जो आपके टेंसेज होंगे वो कितने होंगे, 12 टेंसेज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेंस होगा हमारा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स। मैं इसे इरेज कर देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या होंगे और हम किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी सेंटेंसेस को, हिंदी वाक्यों को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हम इस चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी ता, ती, ता है, ती है और ते हैं। ये होगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन। अब आपको याद रखना होगा कि इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स, ठीक। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर कोई नाउन होगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट में है वो होगा आई, वी, यू और दे प्लस प्लूरल नाउन्स होंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो है हर टेंस में आपको मेजरली दो तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं। मेजरली कितने तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं, दो तरह के। पहला होगा असर्टिव और दूसरा होगा इंटरोगेटिव। तो असर्टिव के भी दो काइंड होते हैं और इंटरोगेटिव के भी दो काइंड होते हैं। इंटरोगेटिव के यस और नो टाइप एक काइंड होता है और एक होता है इंटरोगेटिव WH टाइप। उसी तरीके से असर्टिव सेंटेंस के भी दो काइंड होंगे। पहला जो काइंड होगा वो होगा अफर्मेटिव और जो सेकेंड टाइप होगा अफर्मेटिव असर्टिव का वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम एक एक करके ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये चीज आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब, SES, ऑब्जेक्ट प्लस ETC।
अब आप एक चीज ये ध्यान देंगे कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और एस या ईएस भी आ सकता है। तो जो सब्जेक्ट रूल क्या होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक, तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं, जब किसी वर्ब के लास्ट में हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। अगर हम किसी नाउन के लास्ट में एस या एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। याद रखेंगे, वर्ब के लास्ट में एस ईएस ऐड करने से वो हमेशा सिंगुलर बनती है। ठीक है, तो यहां पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे सब्जेक्ट्स होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, उनके साथ जो वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगाएंगे और ईएस भी लगा देंगे, इतना आपको याद रखना है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स, उनमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक, इसमें नेगेटिव तो होता नहीं है, तो डू नॉट डज नॉट अभी नहीं आएगा। डू नॉट डज नॉट, डू और डज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही आएंगी, इससे पहले नहीं। ठीक है, सो एक बार और आप देख लीजिए इसको। प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर ही शी इट नेम या सिंगुलर नाउन, इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस उसमें आ सकती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म को ही अप्लाई करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस वेरी वेल। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे। मैं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मैं एक लिख के बता रहा हूं, सेंटेंस है तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो। ठीक, अब चैलेंज क्या है, इसे पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो हम लास्ट में जाते हैं, यहां पर हमें हा मिला, तो हा किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट की। और आते हैं तो यहां पर ते मिला, ते किसकी पहचान होती है, पहले आपने लिखा है कि प्रेजेंट की पहचान जो होती है हा होती है और इंडेफिनिट की पहचान होती है ताती ते। तो यहां पर हमें हा मिला तो प्रेजेंट हुआ, ताती ते मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। राइट, अब टेंस तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अनडाउटेडली ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, अब हमें क्या पहचानना है, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव, यस और नो टाइप है या फिर डब्ल्यूएस टाइप। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं मिल रहा है और ना ही कोई इंटरोगेटिव वर्ड मिल रहा है, इसलिए ये जो है सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा, एटसेट्रा वर्ड्स होंगे, फुल स्टॉप होगा। तो सब्जेक्ट क्या है,
यू, ठीक है। और आज्ञा मानना ये है वर्ब, तो ओबे क्या होता है, आज्ञा मानना, यू ओबे। और ऑब्जेक्ट क्या है, अपने माता पिता की, सो यू ओबे योर पेरेंट्स, यू ओबे योर पेरेंट्स, यू ओबे योर पेरेंट्स, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अगला एक और बोलते हैं, जैसे वह रविवार को सिनेमा जाता है, ठीक है। वह रविवार को सिनेमा जाता है, तो फिर वैसे ही पहचानेंगे, हा से क्या हुआ, प्रेजेंट, और यहां पर हमें ता मिला, तो ता से क्या हुआ, इंडेफिनिट, ओके। तो ये टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है और ना ही किसी तरह का इंटरोगेटिव है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर लिखा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, SEIS हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा etc। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां पर हम लिख देंगे ही। जाना, गो, क्योंकि ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी गोज। अब एक चीज और आपको देखनी है कि जब किसी वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ आ जाए, या फिर किसी वर्ब के लास्ट में SH दिया हो या CH दिया हो, तो ऐसे ही वर्ब के लास्ट में ES हमेशा ऐड करेंगे, अदरवाइज S लगाते हैं, ठीक। सी, सो ही गोज टू सिनेमा, कब जाता है, रविवार को, है ना, ऑन संडे, ही गोज टू सिनेमा ऑन संडे, राइट। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, कि उसमें क्या चेंजेस होते हैं और उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए। तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो, यू ओबे योर पेरेंट्स। वह रविवार को सिनेमा जाता है, ही गोज टू सिनेमा ऑन संडे। लेट मी रीड इट नाउ। अब है नेगेटिव सेंटेंस, राइट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा ये आप पहले जान लें। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट etc फुल स्टॉप, राइट। तो अब यहां पर सॉरी नॉट लगाना भूल गए, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट etc फुल स्टॉप, ओके। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए जो डू डज है ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो डू डज आएगी किसके साथ, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स उनके साथ क्या आनी है डू, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या आनी है डज, इतना याद रखना, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि पढ़ रहे हैं तो नॉट तो होगा ही होगा, और जब सेंटेंस में डू और डज लग जाएगी तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई की जाएगी, याद रखिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें जो चेंजेस होते हैं SEIS लग जाता है, ये केवल अफर्मेटिव में होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में SEIS नहीं लगता है,
केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ये चीज आप हमेशा याद रखें। ठीक, अब जो है एक हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे विनय अपना पाठ याद नहीं करता है। विनय अपना पाठ याद नहीं करता है, राइट। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, विनय है सब्जेक्ट, ठीक है, और याद करना ये एक वर्ब है। याद करना क्या है, वर्ब है, नहीं तो नेगेटिव वर्ड है, और याद करना क्या है, ये वर्ब है। इसके बाद अपना पाठ क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको रूल के अकॉर्डिंग हम पुट करते जा रहे हैं। विनय सब्जेक्ट हो गया, तो विनय आप देख लीजिए एक नेमिंग वर्ड है, एंड नेमिंग वर्ड इज ऑलवेज सिंगुलर। नेमिंग वर्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है। और एक कॉमन रूल जो है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है। अब यहां पर ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये अब नेगेटिव है। मैंने अभी बताया कि नेगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डू डज आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो विनय नेमिंग वर्ड है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर रखेंगे डज, राइट। विनय डज नॉट लर्न, और अपना लेसन की क्या हो जाएगी, अपना लेसन, अपना पार्ट हिज लेसन, राइट, अपना पार्ट हिज लेसन। एक चीज याद रखेंगे, जैसे ये वर्ड में आता है बीच में सेंटेंसेस में अपना, अपनी, अपने। जब किसी भी हिंदी वाक्य में अपना, अपनी, अपने आए तो ही के साथ हमेशा अपना, अपनी, अपने के लिए जो पॉसेसिव आएगा वो होगा हिज, शी के साथ हर आएगा, दे के साथ क्या आएगा, डियर आएगा, वी के साथ आवर आएगा, आई के साथ माई आएगा, और यू के साथ योर आएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है यहाँ पर अपना, अपनी के लिए जो पॉसेसिव केस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम और लिख देते हैं, जैसे वह तालाब में नहीं नहाता है। हा से क्या हुआ, प्रेजेंट, ता से क्या हुआ, इंडेफिनिट, और नहीं से क्या हुआ, नेगेटिव। तो टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं पर भी कोई इंटरोगेटिव वर्ड लाइक क्या, क्यों, कैसे, ये तो नहीं है। तो किसी भी तरह का प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हा से प्रेजेंट, ता से इंडेफिनिट, और नहीं से नेगेटिव। आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया पूरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। वह तालाब में नहीं नहाता है, सो ही सिंगुलर है इसलिए आएगा सिंगुलर के साथ डज, और फिर आ जाएगा नॉट, है ना। ही डज नॉट बाथ तालाब में, ठीक है, इन द पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब। सो ही डज नॉट बाथ इन द पॉन्ड, वह तालाब में नहीं नहाता है। एक बार फिर से आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, डू ऑब्लिक डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगी, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग डू और डज आएगा। तो यहाँ पर अगर सिंगुलर नंबर है तो डज आएगा, प्लूरल नंबर है तो डू आएगा, नॉट होगा ही क्योंकि ये नेगेटिव है। ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा, देन लास्ट में एटसेट्रा वर्ड आएंगे। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज। हिंदी सेंटेंस है विनय अपना पाठ याद नहीं करता है। ट्रांसलेशन सब्जेक्ट क्या हुआ, विनय डज नॉट लर्न हिज लेसन, वह तालाब में नहीं नहाता है, ही डज नॉट बाथ इन द पॉन्ड, राइट। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। इंटरोगेटिव यस और नो टाइप, ठीक है।
उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप को, ये चीज देखनी है, ठीक है। इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप। इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप वो होते हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा, इंग्लिश के सेंटेंसेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे अगर वो इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप के हैं तो। ओवरऑल क्या आपको समझना है, जो इंग्लिश सेंटेंसेस होंगे इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। लेकिन अगर वो हिंदी का वाक्य है तो वो हमेशा किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू होगा, ठीक। इंग्लिश का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और हिंदी वाला जो सेंटेंस होगा यस और नो टाइप वो हमेशा किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू होगा, राइट। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले डू ऑब्लिक डज, देन व्हाट, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी नॉट। तो यहां पर देखते हैं कि जो इंटेरोगेटिव है वो नॉट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इफ यूज, अगर हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द प्रयोग में लाया गया है तो आप नॉट लगा दीजिए, अदरवाइज कोई नॉट लगाने की जरूरत नहीं। तो यहां पर और क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और एटसेट्रा, वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। डू डज के बारे में आपको पता है किसके साथ डू आएगी, किसके साथ डज आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्या वह देश की सेवा करता है, मार्क ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन मार्क, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले तो हमें यहीं से समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी हिंदी वाले वाक्य में या इंग्लिश वाले सेंटेंस में लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन अब इंटेरोगेटिव में कौन सा टाइप, यस और नो टाइप या WH टाइप, वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हा से क्या हुआ, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हा से क्या हुआ, प्रेजेंट, और ता से क्या हुआ, इंडेफिनिट। तो ये जो टेंस हुआ वो कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसके बाद अब सेंटेंस को भी देख लेते हैं कि सेंटेंस आपका कैसा है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, हिंदी वाला जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है। तो मैंने बताया कि अगर हिंदी के सेंटेंसेस आपके किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं तो वो हमेशा यस और नो टाइप ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप। अब इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप है, लेकिन इंटेरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव, क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव है। तो इसलिए भूल कर भी इसमें नॉट मत लगा दीजिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, हा से प्रेजेंट हुआ, ता से इंडेफिनिट हुआ। अब क्योंकि ये किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है हिंदी वाला वाक्य, इसलिए ये इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पर जो नेगेटिव वर्ड हैं वो है नहीं, तो इसलिए यहाँ नॉट का यूज नहीं करेंगे, अफर्मेटिव है, ये इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे आप ये देखिए। क्या वह देश की सेवा करता है, तो सबसे पहले हमें डू डज लाना है, ठीक है। वह क्या है, सब्जेक्ट है, और ही
सिंगुलर है इसलिए हम पहले ही डज लगा देंगे, ठीक है। डज ही सर्व, सेवा करने की क्या होती है, सर्व। डज ही सर्व देश, है ना, डज ही सर्व द नेशन, राष्ट्र या देश, या डज ही सर्व द कंट्री, आप ये भी लिख सकते हो। डज ही सर्व द नेशन या फिर कंट्री। एक और, अब इसमें देखिए, ये तो यस और नो टाइप हो गया। अब इसी में अगर आपको WH टाइप बनाना हो, इंटरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पर WH टाइप बनाना है, तो उसके लिए जस्ट सिंपल है, क्या करेंगे, need not to do a lot but simply what you have to do, put question word, ठीक है, प्लस as it is रहेगा। इंटरोगेटिव WH टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या चेंजेस होनी है, केवल WH टाइप जो होगा उसमें चेंजेस क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे व्हाइल ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश, और इसके बाद बाकी का रूल जो है यस और नो टाइप वाला ही एज इट इज लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हिंदी वाले सेंटेंस में थोड़ा इसमें हम चेंज कर लेते हैं। हिंदी वाला सेंटेंस कैसे होगा, जैसे वह कहां रहती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से ही पता चला कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और कैसा है, क्योंकि यहां पर मिड में एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे हम कंसीडर करेंगे इंटरोगेटिव WH टाइप, और इस क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करते समय हम पहले लिख देंगे, ठीक है ना। तो हा से क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, और ता से हुआ इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्योंकि यहां पर कहां जो प्रश्नवाचक शब्द है वो मिड में लगा हुआ है, इसलिए ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप। और कैसा है, नॉट या नेगेटिव वर्ड ऐसा कोई यहां पर है नहीं, नहीं शब्द नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंटरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव, ठीक है। अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद उसे लिख देंगे। तो वह कहां रहती है, सबसे पहले कहां जो ये क्वेश्चन वर्ड है उसकी मीनिंग लिखेंगे वेयर, और फिर वह जो है सब्जेक्ट है, कैसी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, वेयर डज, और फिर आएगा अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट, वेयर डज शी, नॉट, क्योंकि यहां पर नेगेटिव वर्ड नहीं है हिंदी वाला, इसलिए नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ब आएगी वेयर डज शी लिव, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों सिंपल वे में हिंदी सेंटेंसेस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी, और इसको थोड़ा और डिटेल में मैं ले जाऊंगा। आप ढेर सारे हिंदी वाक्य लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें, रूल्स जरूर रिमाइंड रखें, रूल्स जरूर याद रखें, तो ट्रांसलेट करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा पहला वीडियो है, तो इसलिए आई वुड लाइक टू हैव योर नाइस कमेंट्स, एंड प्लीज सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।